नमस्कार। जब हम भारत पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े की बात करते हैं तो जहन में अक्सर लड़ाइयाँ आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि सबसे खतरनाक हथियारों में से एक कागज़ का एक टुकड़ा था? एक ऐसा समझौता जिसे दोस्ती और सुरक्षा का नाम दिया गया? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की ऐसी ही एक घटना की, 1801 की अवध की संधि। तो सवाल सीधा है, ये दोस्ती थी या फिर एक बहुत ही सोचा समझा धोखा? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये कहानी है कि कैसे महज एक संधि ने, बस एक ट्रीटी ने भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अच्छा, इस संधि की पूरी कहानी को समझने के लिए पहले उस दौर के अवध को जानना जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जो बाहर से तो सोने की तरह चमक रहा था, बेहद अमीर, ताकतवर, लेकिन असल में वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद था। तो देखिए, 1801 से ठीक पहले अवध कैसा था? यहाँ के शासक थे नवाब सादत अली खान द्वितीय, और उनका राज्य, भाई उस वक्त भारत का सबसे अमीर राज्य था। इतना ही नहीं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत थी। ये मुगलों और अंग्रेजों के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था, मतलब एक तरह की ढाल। लेकिन इस सारी चमक के पीछे एक खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और वो था ब्रिटिश प्रभाव। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड वेलेस्ली की, गवर्नर जनरल जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को तेजी से फैलाने के इरादे से आए थे। और उनका हथियार तोपें नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी, सब्सिडियरी अलायंस या कहें सहायक संधि। ये एक ऐसा जाल था जिसे दोस्ती का चोला पहनाकर पेश किया गया था। तो ये सहायक संधि आखिर थी क्या भला? देखिए, अंग्रेजों का ऑफर बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, हम अपनी मॉडर्न आर्मी से आपकी हिफाजत करेंगे, बदले में आपको बस हमारी आर्मी के रख रखाव का खर्चा, जिसे सब्सिडी कहते थे, वो देना होगा। सुनने में तो काफी बढ़िया डील लगती है ना? पर ये एक जाल था, और इसे बहुत ही चालाकी से बुना गया था। स्टेप 1, सुरक्षा का ऑफर दो। स्टेप 2, नवाब उस खर्चे यानी सब्सिडी के लिए मान गए। स्टेप 3, और यही सबसे खतरनाक था, अंग्रेजों ने धीरे धीरे सिस्टमैटिकली सब्सिडी की रकम बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ा दिया कि नवाब के लिए उसे चुकाना नामुमकिन हो गया। और नतीजा, अवध कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गया जहां से निकलना मुमकिन नहीं था। और ये सिर्फ एक कर्ज नहीं था, ये एक हथियार था। अंग्रेजों ने इसी कर्ज का इस्तेमाल करके नवाब को पूरी तरह से एक कोने में धकेल दिया, एक ऐसा कोना जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो जब नवाब ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब वो ये बढ़ता हुआ खर्च नहीं दे सकते, तब लॉर्ड वेलेस्ली सामने आए और उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमें इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन, एक स्थायी समाधान निकालना होगा। और ये समाधान अवध को बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। और यही स्थायी समाधान 10 नवंबर 1801 को एक संधि बनकर सामने आया। एक ऐसी संधि जो नाम के लिए तो समझौता थी, पर असल में अवध के सरेंडर का दस्तावेज थी। और इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। नवाब को अपना आधा राज्य, आधा यानी पूरे 50% अंग्रेजों को देना पड़ा। सोचिए, एक झटके में अवध का नक्शा ही बदल गया, हमेशा के लिए। इस संधि की शर्तें तो और भी ज्यादा तबाह करने वाली थी। आधा राज्य गया सो गया, उसके साथ साथ नवाब की जो अपनी फौज थी उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और जो इलाके अंग्रेजों ने लिए थे, जैसे कि रुहेलखंड और गोरखपुर, वो कोई मामूली इलाके नहीं थे, वो अवध के सबसे उपजाऊ, सबसे अमीर हिस्से थे। तो संधि के बाद नवाब का क्या हुआ? क्या उनके पास कोई ताकत बची थी? चलिए देखते हैं कि हकीकत में नवाब की हैसियत क्या रह गई थी। जरा ये देखिए, उपाधि और हकीकत का फर्क। टाइटल के हिसाब से तो वो थे अवध के नवाब, पर असलियत अपने ही महल में एक कैदी। कहने को तो आधिकार एक शासक थे, लेकिन असली पावर लखनऊ में बैठे ब्रिटिश रेजिडेंट के पास थी। मतलब नाम के राजा, पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार नहीं। तो सीधी सी बात है, इस संधि ने अवध की आज़ादी को पूरी तरह खत्म कर दिया। असली शासक अब नवाब नहीं, बल्कि लखनऊ में बैठा ब्रिटिश रेजिडेंट था। पर रोकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो 1801 की संधि थी ना, ये तो बस शुरुआत थी। ये असल में उस आखिरी चोट के लिए जमीन तैयार कर रही थी जो 55 साल बाद लगने वाली थी।
ये पूरी रणनीति 2 हिस्सों में थी। देखिए, 1801 में संधि के जरिए आधा राज्य और कंट्रोल हासिल किया, फिर 55 साल इंतजार किया और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक बहाना बनाया कुशासन का कि नवाब ठीक से राज नहीं कर रहे और बस इसी बहाने से बचा हुआ अवध भी हड़प लिया। तो देखिए, सार यही है, 1801 की ये जो संधि थी, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये दशकों तक चलने वाली एक लंबी, सोची समझी चाल का पहला और सबसे जरूरी कदम था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कूटनीति यानी डिप्लोमेसी कभी-कभी जंग से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हो सकती है? क्या एक कलम की नोक तलवार की धार से ज्यादा गहरी चोट कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।